हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर बीए 5th सेम 3rd ईयर की जो है क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है, पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पुनर्जागरण। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें से भी जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में बीए के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहेगा आपका पार्ट 2। पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने कहाँ तक करवा दिया है। देखिए, पुनर्जागरण की जो है स्टार्टिंग मैंने पार्ट 1 में करवा दी थी और मैंने आपको बताया था कि जो इसकी स्टार्टिंग थी वो 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक जो था, ये इसका प्रभाव यूरोप में पूरी तरह फैल चुका था। इसमें जो है धर्म को ना पूछ कर मानव पर ज़्यादा बल दिया गया है। फिर मैंने आपको शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया, पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण के मैंने आपको कारण बताए और शक्तियाँ कौन कौन सी थी जिसके कारण पुनर्जागरण हुआ। जैसे कि सबसे पहले था कि धर्म युद्धों का प्रभाव, नगरों और व्यापार वाणिज्य का विकास, विचारकों और लेखकों का क्या योगदान रहा था। तो ये कुछ ऐसे आपके विद्वान मैंने आपको बताए थे, विचारक बताए थे और इनकी बुक के नेम बताए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कागज और मुद्रण कला, वैज्ञानिक आविष्कार की किस तरह इनसे जो है प्रगति हुई और इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा और कैसे यूरोप में, ये पूरे यूरोप में फैला। तो आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 की, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा कि इसका उदय कैसे हुआ, पुनर्जागरण का उदय। तो इटली जो है आपके पुनर्जागरण की क्या है, जन्मस्थली है। यानी कि सबसे पहले जो पुनर्जागरण हुआ था, यानी कि जहाँ लोग सबसे पहले जागे थे, तो वो आपके इटली में जागे थे। 200 वर्षों में इटली के नगरों में ये जो है आपको साहित्य का सृजन हुआ, बहुत अभूतपूर्व था। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपके जो है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में आपको जो है 3 नाम मेन मैं कहूँगी याद तो रखने ही रखने हैं। एक नाम है दांते, एक नाम है पेट्रॉक, एक नाम है बोकासियो। ये तीनों ही आपके साहित्य के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। और कला के क्षेत्र में कौन कौन से जो नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, एक तो आपको एंजेलो, राफेल और लोरेंजो। ये महान कलाकार थे, इन्होंने अपनी कला से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, उनको आश्चर्यचकित कर दिया था। अब जानेंगे इनके कारण क्या क्या थे, इटली में पुनर्जन्म के उदय के कारण। तो सबसे पहले था कि इटली की समृद्धि। इटली जो था एक आपका समृद्धशाली क्षेत्र था। कारण क्या था? विदेशी व्यापार। सबसे पहला जो कारण था इनका विदेशी व्यापार। भूमध्य सागर में स्थित जो इटली था उस समय पूर्व के देशों से जो था व्यापार का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और वहाँ पर जो है धनी लोग ज़्यादा रहते थे। जो धनी लोग थे वो पुस्तकों पर, चित्रों पर, मूर्तियों पर, इन सब पर बहुत ज़्यादा अपना मनी इन्वेस्ट करते थे। तो इस तरह कह सकते हैं विदेशी व्यापार के कारण इटली बहुत ज़्यादा समृद्ध था उस समय। नेक्स्ट जो है प्राचीन रोम सभ्यता का यह केंद्र था। जो इटली था आपका प्राचीन रोम सभ्यता का केंद्र था। इसमें जो है रोमन और यूनानी मानववादी साहित्य की अध्ययन की यहाँ पर परंपरा बनी हुई थी। राजनीतिक संगठन का ये स्वरूप था। राजनीतिक संरचना में भी इसने जो है पुनर्जागरण में बहुत कह सकते हो कि उसके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि जो एक पवित्र रोमन साम्राज्य, जब इसका पतन हुआ था तो उत्तरी इटली में अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों का विकास हुआ था। ठीक है, रोमन साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ तो इटली के उत्तरी इटली में आपके स्वतंत्र नगर राज्यों का विकास हुआ। वहाँ पर सामंत प्रथा भी कमज़ोर थी। इससे इन नगरों में स्वतंत्र और स्वच्छता का जो है वातावरण उत्पन्न था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जहाँ पर आपके स्वतंत्र नगर राज्य थे वहाँ पर सामंत प्रथा बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अगर तभी कमज़ोर थी ना, जब कह सकते हो कि सामंत प्रथा कमज़ोर हुई तभी आपके स्वतंत्र नगर राज्य उत्पन्न हुए। ठीक है, दीर्घकालीन शांति। उस समय इटली में बहुत ज़्यादा शांति थी और लोग समझदार थे, वैभवशाली नगर थे, कला और साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था। तो ये चीज़ भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पोप का योगदान
रोम के कुछ पोप जो थे पुनर्जागरण में जो है अपना अहम योगदान दे रहे थे। एक का नाम आपने याद रखना है, पोप निकोलस पंचम। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा पोप जो है पुनर्जागरण के उदय में अहम भूमिका अपनी निभा रहा था, किसका नाम उल्लेखनीय है। तो पोप निकोलस पंचम, इनका नाम बहुत ज़्यादा विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, इसी तरह आपके अनेक जो हैं अन्य यूरोपीय देश हैं उनमें भी जो है पुनर्जागरण जो शुरू हो गया था, जैसे कि जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, स्वीडन में, इन सभी देशों में आपका पुनर्जागरण फैल गया था। फ्रांस के जो एक शासक हैं जिनका नाम है चार्ल्स 8वें, इन्होंने क्या किया था, अनेक विद्वानों को अपने देश में आमंत्रित किया था। इसके बाद फ्रांस के बाद बात करेंगे हम इंग्लैंड की। इंग्लैंड में जो आपको नेम याद रखना है, इंग्लैंड में पुनर्जागरण का जो प्रारंभ था वो किया था आपके एडवर्ड चतुर्थ ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपने साथ साथ। इंग्लैंड में आपके पुनर्जागरण के जो प्रारंभ जिनसे माना जाता है, जिन्होंने पुनर्जागरण का प्रारंभ किया था, वो किया था आपका एडवर्ड चतुर्थ ने। तथा महारानी एलिजाबेथ, आपने ये ज़रूर नाम सुना होगा, इनके काल में ये अपनी चरम सीमा तक क्या था, पहुंच गया था। इसके बात करेंगे कि इंग्लैंड में पुनर्जागरण लाने का श्रेय जो साहित्यकार था, किसको श्रेय जाता है और साहित्यकार भी है, वो चौसर था। चौसर को क्या कहा जाता है, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे। एक बार वीडियो आप ऐसे देख रहे हैं, इसके बाद आप 2x स्पीड पर देखें, अपनी बुक को रीड करें, उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि पुनर्जागरण की विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो यूनानी रोमन साहित्य का इसमें पुनरुत्थान हुआ था। इसका मतलब है कि प्रथम विशेषता जो इसकी है वो है क्लासिज्म, यानी कि जो बुक्स हैं उनके द्वारा वहाँ के लोगों में ज्ञान का प्रसार किया गया। ठीक है, तो ये है क्लासिज्म, इसे क्लासिज्म कहा गया है क्योंकि जो ये ज्ञान था प्राचीन यूनानी और जो ये आपकी रोमन संस्कृतियों पर क्या था, ये आधारित था। नेक्स्ट है इसमें तर्क की प्रधानता। इसमें तर्क देने लग गए थे हर चीज के पीछे, जो भी अगर आप चिंतन कर रहे हो, जो भी चीज आप सोच रहे हो, तो उसके पीछे आपको तर्क दिया जाता था। पुनर्जागरण ने तर्क की प्रधानता को स्थापित किया था। इससे पहले चिंतन पर चर्च और परंपराओं का नियंत्रण था, आप सबको ये बात पता है। लेकिन इस संबंध में अरस्तु के तर्कशास्त्र ने लोगों का मार्गदर्शन किया। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि किसके तर्कशास्त्र ने लोगों का जो है मार्गदर्शन किया था। तो अरस्तु के जो है तर्कशास्त्र ने लोगों का मार्गदर्शन किया था। चिंतन में जो है तर्क प्रधानता को बढ़ावा देने में आपके ये विश्वविद्यालय अहम भूमिका उन्होंने अदा करी थी। नेक्स्ट है आपका प्रयोगात्मक पद्धति पर बल दिया गया। इस काल में यह था कि प्रयोग पद्धति पर प्रयोग करके देखना है। विचारों की अगर आपने पुष्टि करनी है ना, तो प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे आप कह सकते हो अहम नाम वो है रोजर बेकन का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, रोजर बेकन को इस प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जा सकता है। ठीक है, सर्वप्रथम इसने ही क्या दिया था, जोर दिया था। नेक्स्ट है आपका मानववाद। इसमें है कि मानववाद की गहरी जो दिलचस्पी है मानव व प्रकृति में है, ना कि ईश्वर में है। अर्थात क्या है कि आपको मानव जीवन में रुचि लेनी है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका आपने अध्ययन करना है, मानव का आपने आदर करना है, उनके जीवन को महत्व को स्वीकार करना है और उसके जीवन को आपने सुधारना है और उसे फिर आपको समृद्ध और उन्नत बनाना है। तो सारा का सारा जो कंसेप्ट है मानव पे है, कैसे उसके जीवन में आप रुचि लो, उसकी जो समस्याएं हैं उनका आप अध्ययन करो, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, साथ में जो उसका जीवन है उसको आप महत्व भी दो और साथ में उसके जीवन को सुधारो भी और उसको आप समृद्ध और उन्नत भी बनाओ। तो ये है आपका मानववाद। नेक्स्ट है आपका सौंदर्य की उपासना। इसमें क्या खास है, सौंदर्य की उपासना पुनर्जागरण की एक अन्य मुख्य विशेषता थी। यह उपासना जो थी आपके मानसिक और जो भौतिक दबाव से उनसे बिल्कुल ही मुक्त थी। जो भौतिक सुख सुविधाएं ना जिनके चक्कर में आज हम पड़े हुए हैं, तो इनसे ये बिल्कुल मुक्त थी।
कला पर मानववादी प्रभाव को जो है देखा जा सकता था, ठीक है। और कला का जो केंद्र था मानव और प्रकृति था। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है। विंची की एक महान कृति है मोनालिसा, ये आपने ज़रूर नाम सुना होगा। उसकी जो मुस्कान है ना, इस बात का उदाहरण है कि जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। मोनालिसा आपने ज़रूर पेंटिंग सुनी होगी, लेकिन किसने बनाई है? वो विंची ने बनाई है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। होप सो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिले और आपका जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होता जा रहा है पुनर्जागरण को लेकर। वर्ड हिस्ट्री में जो है हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। कल रहेगा पार्ट 3 और इस तरह आपका पुनर्जागरण का जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, चैनल से अगर आप आज नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि 1K होने ही वाले हैं। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको बता दूं कि MA की एक बुक है भारत में राज्य, उसकी जो मेन आपके जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। तो वो आपके BA के लिए, आपके MA के लिए, आपके PGT एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेन चीज़ें ही उसमें करवाऊंगी। देखिए, लाइक ज़रूर करके जाइए। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं या आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक आप मैक्सिमम करें, शेयर आप मैक्सिमम करें आपके एजुकेशन ग्रुप में, ठीक है, जिनको इनकी नीड है। तो बस मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।